लोग यहाँ के रंग बिरंगा खान पान स्वाद को लेकर देखो साहब मत बांटो हिंदुस्तान, स्वाद को लेकर देखो साहब मत बांटो हिंदुस्तान। ये भारतीय जनता पार्टी हर चीज की राजनीति करने में लगी है और देखिए किस तरह से खान पान पे भी चर्चा उठा रही है, कपड़े किसने कैसे पहने उस पर भी चर्चा कर रही है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोल रही है। हर तरह की डिबेट करने को तैयार है। अरे हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी 10 साल में जो काम किया गिनाओ ना। अगर मैं कहता हूं कि हमें संविधान बचाना तो आप ये थोड़ी कहोगे कि अनुराग भदौरिया हिंदू इसलिए कह रहे हिंदू कह रहे संविधान बचाना है। अगर इमरान मसूद कोई बात कहता है तो ये थोड़ी कहेंगे कि मुसलमान मत बोल रहा है। अरे हिंदुस्तान बोलता है अपनी बात और हिंदुस्तान कोई भी हो सकता है, हिंदुस्तानी कोई भी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है। अगर कोई हिंदुस्तानी कोई बात कहता है तो आप उसे धर्म से जोड़ देंगे। इमरान मसूद भी हिंदुस्तानी है, अनुराग भदौरिया भी हिंदुस्तानी है और हम सभी लोग कह रहे हैं कि इस देश के अंदर में विकास की राजनीति होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात हो, महंगाई पे बात हो। जैसा हमने आपको बहुत अच्छा आपने गाना गाया, बहुत अच्छा है, आपने सुनी ओपनिंग बहुत अच्छी दी आपने बड़ी अच्छी ओपनिंग दी। सुनिए नहीं आपने बड़ी एक पॉइंट बोला, मैं आ रहा हूं, देखिए 5 सेकंड बोलिए हेलीकॉप्टर 5 सेकंड बोलिए 5 सेकंड। ये महंगाई बोलिए तेज रफ्तार से चौथे पे आ जाइए। ये महंगाई बढ़ाते हैं। अरे रुकिए भाई, जनता ने ठान लिया आपकी बीजेपी पूरे देश से होगी सपाचट। तो बीजेपी का तो सपाचट होना है, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। अब वो सोचती है कैसे हम धर्म की राजनीति को बढ़ावा दें। प्रत्युष कांत जी, आज अनुराग जी के अंदर कवि की आत्मा आ गई है, जो इसको मैं पर मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्य की बात करना चाहता हूं। प्रत्युष जी तथ्य ये है कि अगर विपक्ष के पास में आज देश का अल्टरनेट एजेंडा होता तो असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेजॉरिटी मुस्लिम वोटर है, वो इस तरीके का झूठा बयान नहीं देते कि सीए से देश की नागरिकता मुसलमानों की चले जाएगी या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। या इमरान मसूद, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला था बोटी बोटी कर देंगे, वो आज ये झूठ नहीं करते कि मुसलमान जो खतरे में पड़ जाएंगे। 10 साल में क्या मुसलमानों को वेलफेयर स्कीम्स नहीं मिली? क्या 10 साल में मुसलमानों के साथ कोई प्रताड़ना हुई? नहीं हुई। ऐसी स्थिति है, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, ट्रिपल तलाक हटा है, तो ये मुसलमानों में भय क्यों पैदा कर रहे हैं? और इस पे अनुराग भदौरिया कह रहा है महंगाई पे बात नहीं कर रहे। प्रत्युष कांत, बहुत ही सही बोला आपने। आप बताइए ओवैसी जी का ये बोलना, सीए सबको पता है कि जहां रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ था उन लोगों को दिया जा रहा है, नागरिकता किसी की नहीं जा रही है। ये तो इन लोग इसलिए भ्रम फैला रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए, सबके पास वेलफेयर जा रहा है। इसीलिए ये बीच में कौन बोल रहा है भाई? ये टीवी का डिबेट समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बीच में बोलिए क्या? अनुराग जी शायद आपको नहीं मानती या दूसरे को सुनते नहीं है। आप प्रत्युष जी को सुनिए, अनुराग जी उनको बात करने दीजिए। प्रत्युष जी को दिखाइए। प्रत्युष जी एक वर्ड नहीं बीच में बोला था, एक वर्ड नहीं बोला था मैंने बीच में। बहुत प्रत्युष जी मैं चाहता हूं अनुराग जी को बेटा को कब किया? अनुराग जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नहीं। प्रत्युष जी, अनुराग जी आप भारतीय जनता पार्टी के भी स्पोक्सपर्सन बनना चाहते हैं कि डिबेट में सपा के भी स्पोक्सपर्सन बनना चाहते हैं, आपके भी स्पोक्सपर्सन बनना चाहते हैं, उद्धव सेना के भी स्पोक्सपर्सन बनना चाहते हैं, हर पार्टी की तरफ से आप ही बोल रहे हैं। अरे बोलने दीजिए उनको कंप्लीट करने दीजिए, वो भी सुने ना, रिलैक्स करिए, आराम से। अगर तुझे अपनी बात कंप्लीट करिए, की बात करेंगे तो मुझे टोकना पड़ता है। इसको मत बुलाया करो, ये फालतू में डिस्टर्ब करता है डिबेट को। अपने समय पे टोकिएगा, अपने समय पे टोकिएगा। टोका इसको या फिर कुछ कंप्लीट करिए प्रत्युष जी। आपको जब बोलते हो तो सुनने का भी आदत होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो बात उठाई जिसको ये बोल रहे थे, आप सोचिए वो कितना सीरियस बात था। प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? आप बताइए, आप नवरात्र के समय में मस्ती में मीट बना रहे हैं और फिश दिखा रहे हैं लोगों को, ये आप समझिए ये कोई आसान वो नहीं है। इसके पीछे तुष्टिकरण की राजनीति छुपी हुई है। वो एक वोट बैंक को अपील करना चाहते हैं। और भाजपा क्या करती है? भाजपा बोलती है भाई जिसका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ उसको रिलीजियस देंगे। ये वादा था, वादा निभाया जा रहा है। भाजपा जाती है क्या बोलती है? प्राइम मिनिस्टर आती है प्रत्युष जी आपको मैं बताऊं, अनुराग जी ने बड़ी अच्छी बात बोली। बोला यार आप इकोनॉमी पे बात नहीं करते। अब मैं अगर इकोनॉमी पे बात करके बोलूं नरेंद्र भारद्वाज जी की हर डेटा के हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो आप बोलोगे कि भैया गोदी मीडिया हो गए। फिर आप बोलोगे महिलाओं की बात मत करो। अब मैं बोलूंगा वर्ल्ड बैंक के हिसाब से महिलाओं का जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो 33% बढ़ा है 2021 से 23 में, तो आप बोलोगे आप गोदी हो गए। अब मैं फिर बात करूंगा कि भाई 80-20 की राजनीति हो रही, तो आप बोलो हिंदू मुसलमान करो। तो हर मुद्दे पे तो आप लोग जो है वो बैकफुट पे ही है, क्योंकि शायद देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ में। आप देखो क्या आप समझो हो क्या रहा है नरेंद्र जी, आपके वेलविशर के रूप में कह रहा हूं। गेमर्स के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं सीखने के लिए, और यहाँ पे आप लोग 80-20 की राजनीति कर रहे हो। 24 घंटे बाद नवरात्रि के वक्त में एक फिश का वीडियो डाल रहे हो, और फिर मीसा भारती आज कहती है कि मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ये कैसे बयान है नरेंद्र जी, कैसे? जो आप कह रहे हो कि इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई, अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रहना पड़ता। अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो आज देश में महंगाई दर आजादी के बाद सबसे ज्यादा ना होती। आज देश की इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो 40 रुपए किलो आटा गरीब आदमी को ना लेना पड़ता। प्रत्युष जी गणेंद्र जी आप अपनी गणेंद्र जी आप अपने मोनोलॉग को कंप्लीट करें, 30 सेकंड कंप्लीट करिए, फिर प्रत्युष जी आएंगे काउंटर करने के लिए, ठीक है? गणेंद्र जी कंप्लीट करिए। प्रदीप मैं ये कह रहा हूं कि आज देश में जो सरकार जो 10 साल से, आज वो ये नहीं बात करी कि हमने 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, 10 साल में महंगाई क्यों नहीं कम कर पाए, 10 साल में महिलाओं पर अत्याचार क्यों नहीं खत्म हुए। सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में हो रहा है। आज देश का संविधान खतरे में है, आज देश का लोकतंत्र खतरे में। देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को, 3 बार के चुने मुख्यमंत्री को बगैर किसी सबूत के जेल में डाल दिया जाता है। एक आरोपी जिसने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी, उसे बेल देकर, उससे जबरदस्ती गवाही दिलवा के आप देश के चुने मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हो। किस तरीके का शासन, किस तरीके की सरकार चल रही है? अभी 80-20 की राजनीति क्यों कर रहे हो? क्यों नवरात्रि के दिन 24 घंटे बाद जो है वो पुराना नॉनवेज का वीडियो डाल रहे हो? क्यों मीसा भारती कह रही है उनको राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं है? तो फिर इंतजार कर ले, अगर जनता भाजपा से खिलाफ है वोट करके हरा देगी भाजपा को। प्रत्युष कांत, जब मोदी जी आए थे 14 में तो फ्रेजाइल इकोनॉमी थी भारत की। हम 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी और 3rd बिगेस्ट बनने वाली, ऐसी बन जाते हो। हर गांव में बिजली है, हर गांव में रोड है, 11 करोड़ हाउस होल्ड में टॉयलेट बन चुका है, 25 करोड़ तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं। इकोनॉमी कैसे बढ़ती है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा कि इकोनॉमी कोई नोट छापने से नहीं बढ़ती है। इकोनॉमी तब बढ़ती है पूरा देश बढ़ता है। आज यूएसए से ज्यादा हमारे पास रेलवे ट्रैक है, हमारा रोड देख लीजिए आप किस फील्ड में, स्पेस देख लीजिए, फार्मर्स को देख लीजिए,
एथेनॉल में देखिए ट्रिलियंस ऑफ रुपए की कमाई हो रही है फार्मर्स को। दानिश जी जरा मुझे बताइए, सीएए से कौन से मुसलमान की नागरिकता जा रही है, किस पे लगता है सीए? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, जो यूनिवर्सिटी साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी जो मुद्दे हैं उन पर बात रखी है, उसके बाद मामला अदालत के अधीन भी है। रह गई बात मुखालिफत करना, मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सीएए किस पे लगता है? दानिश भाई सीए किस पे लगता है? देखिए, सीएए क्या अकेला लगेगा बताइए तो मुझे। सिटीजन अमेंडमेंट में आप नहीं, अभी आज अभी क्या लगा है? नूब मत होइए, नूब मत हो जाइए। देखिए नूब जैसे होता है ना गेमिंग के अंदर कि भाई कोई नूब हो गया, नूब जैसी बात मत करिए, नौसिकी वाली बात नहीं करिए। बिल्कुल आप बहुत एक्सपीरियंस और बहुत सीधा सवाल का सीधा जवाब दे दिए, और इसमें कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं, मैं आपसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा एग्जाम का, सीधा सीए किस पे लागू होता है बताइए मुझे। सुनिए, सीए संविधान से लागू होता है और संविधान धर्म से आधार से नहीं हो सकता। ये किस पे लागू होता है? किसी के भी धर्म के आधार पर लगना चाहिए, किसी के भी धर्म से, किसी को भी धर्म के किस पे लागू होता है? किस पे लागू होता है? सुनिए ना, ऐसे ना भारत के किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार के साथ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बोलिए? अरे क्या बात कर दी, किताब लिख दी सीए पे आपने, और मैं पहले लाइन का क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे धीरेन्द्र जी कि सीए किस पे लागू हो रहा है। मैं वापस से कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा प्रत्युष जी, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं और यही झूठ एक्सपोज हो जाएगा। दानिश जी क्यों? अरे 14 से 24, अरे दानिश जी मैं ये डिबेट कर ना मैं 1500 से ज्यादा डिबेट कर चुका हूं। मैंने पूरे 2014-15 में बोलते थे, समझ में आता है, ये मत करिए प्लान नहीं सिखाई जैसे अनुरागी लेके आ रहे नई कविता है। और वो मेरी बात सुनो, अच्छा संविधान, हिंदुस्तान का संविधान में विश्वास रखते हो? सुनो ना दानिश भाई, हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास रखते हो? दानिश भाई रखते हैं आप? आपको भी रखना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो, अब संविधान के पहले 3 अक्षर क्या कहते हैं? पहले 3 अक्षर क्या कहते हैं संविधान के? सुनिए ना, पहले 3 अक्षर क्या कहते हैं संविधान के? पहले 3 अक्षर क्या कहते हैं संविधान के? संविधान के पहले 3 अक्षर प्रियम्बल के क्या कहते हैं? प्रियम्बल के पहले, यार क्या बात कर रहे हो? अरे धीरेन्द्र जी मेरा मन है ना मन, धीरेन्द्र जी मेरा इनसे बोल रहा हूं संविधान पे विश्वास रखते हैं कहते हैं। मैं बोल रहा हूं संविधान के पहले 3 अक्षर क्या कहते हैं प्रत्युष जी? ये कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के बारे में बात है। भारत के 140 करोड़ देशवासियों में से जिनके पास नागरिकता है उनमें किसी पे सीए लागू नहीं होता, भले हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। क्या माधवी लता से हार के डर के कारण ये भ्रम फैला रहे हैं? धीरेन्द्र जी क्या माधवी लता से हार के डर के कारण ये भ्रम फैला जा रहा है? धीरेन्द्र जी उन लोगों को सम्मान मिलेगा जो अल्पसंख्यक हिंदू ऐसे जगहों में पीड़ित थे, जिनको जीवन जीने की धार्मिक आजादी नहीं थी, मौलिक स्वतंत्रता नहीं थी। आप जरा बताइए कि जब इन लोगों को सम्मान देने की बात आई तो पाकिस्तान या अन्य जगहों पर प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को, अगर उन्हें हम नागरिकता देते हैं, उनको अगर हम धार्मिक आजादी देते हैं, उनको मौलिक अधिकार देते हैं, तो यहाँ तक भी ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। कहीं मटन के उनको हड्डी दिखा रहे हैं तो कहीं मछलियों के कांटे इनको हेलीकॉप्टर से झुला के जिन अच्छी सड़कों पर ये चल रहे हैं, जिन अच्छे स्पेस को ये देख रहे हैं, धरा जमीन गगन सारा चीज एक साथ में चौमुखी विकास हो रहा है, वहाँ तो ये भ्रम फैला। ये कहना चाहता हूं अनुराग जी, सच्चाई कभी तो बोलो। कैसा आपने आज बयान दिया, आपके अलायंस पार्टनर ने मीसा भारती ने, अगर आपको याद होगा प्रत्युष जी की अलायंस पार्टनर क्या बोला? मुझे राम मंदिर नहीं जानना अयोध्या में। क्या ऐसे करिए इफ्तार पे बोलेंगे कि मुझे इफ्तार नहीं जानना? नहीं, वहां तो पोशाक भी पहनी जाएगी, उस भावनाओं का सम्मान भी होना चाहिए। हिंदुस्तानी, अच्छा हुआ आपने मेरा शब्द को आपने आप सीख गए, कम से कम आप हिंदू मुस्लिम ना बोल के हिंदुस्तानी बोलेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमने विकास किया है। हाँ, इनका विकास परिवार पता है, इनका विकास सीए क्या होता है, बेटियों के साथ परिवार पूछिए, कितने भाइयों को टिकट मिला, कितने भतीजों को टिकट मिला, तुष्टिकरण की प्रगति क्या सब पता है इसको सिर्फ नहीं पता है, ये नहीं पता है संविधान क्या चलता है, इसका जीरो ज्ञान है इसको, नीचे जो लोग पता ही नहीं कि क्या है सीए के लिए मुद्दा नहीं है, इसको सिर्फ पता है कि परिवार है, उसके आगे पीछे घूमना है और सब सिखा जानी है, क्योंकि आप सिर्फ माइनॉरिटी को लेकर थोड़ी कुछ होने वाला 5 लाख करोड़ ऐसे मूर्ख है जो भारत क्या होता है, इनको सिर्फ एक परिवार पता है कि रोजगार मिलना मुश्किल हो गया, 69% शहर के लोग बोलेंगे रोजगार पाना मुश्किल हो गया। ये कह रहे हैं आपको पता है रोजगार क्या होता है? कभी जिंदगी में आपने कोई सर्वे पढ़ा है? जिंदगी में पढ़ा है? आपको तो यही नहीं पता कि देश क्या होता है, आपको सिर्फ परिवार के बारे में पता है और सिर्फ एक कम्युनिटी से वोट कैसे लिया जाता है पता है। कभी कास्ट के ऊपर बढ़ के देखिए कि बीजेपी की राजनीति क्या है, प्रधानमंत्री की राजनीति क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि भारत एज ए नेशन का कंसेप्ट क्या होता है। वो आपको समझ में बात नहीं समझ में पाता है कि नहीं सुनते, ये पता नहीं। पहले ये बताओ कि परिवार खुश है नहीं, तभी तुम्हारे पॉलिटिकल कंसेप्ट के बाहर है। भारत क्या समझ में नहीं आता, नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है, प्राइम मिनिस्टर ने वो समझ के बाहर है, देश को कहां लेके चले गए समझ के बाहर है। महागठबंधन 2019 का क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया? क्योंकि सपा ही बसपा के खिलाफ लड़ रही है। इस डिबेट में भी मैं आम आदमी पार्टी के पास जा रहा हूं। अरे मैं आम आदमी पार्टी के पास जा रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरी टीम को, मुझे गणेंद्र भारद्वाज जी को दिखाइए, गणेंद्र भारद्वाज जी को दिखाइए जी, गणेंद्र भारद्वाज जी को दिखाइए और सब थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। सबके फेडर को मेरे अलावा कोई और की आवाज नहीं आएगी। मैं सोच रहा था, गणेंद्र भारद्वाज जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। गणेंद्र भारद्वाज जी ने बोला कि भाई अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या जरूरत पड़ती? अगर मैं यही लॉजिक अप्लाई करूं मैं प्रत्युष जी गणेंद्र जी के ऊपर, तो अगर आपकी दिल्ली के अंदर इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का इतना अच्छा होता, दिल्ली में इतनी अच्छी आपके शासन चल रहा होता, तो सबको फ्री बिजली क्यों देने की जरूरत पड़ती? महिलाओं को फ्री बस राइड देने की क्यों जरूरत पड़ती? आप करें तो वो वेलफेयर, वो गरीब की सहूलियत, और अगर तो देश में हो तो आप कहो कि भाई इकोनॉमी खराब है। अरे देखो गणेंद्र जी, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आपको मैं एक बात स्वीकारने के लिए चाहता हूं, आप करो, आप फोन उठाओ और इस डिबेट के बाद अनुराग भदौरिया को बोलो कि अनुराग जी ये आपकी पार्टी क्या कर रही है? अरे मीसा भारती जी आपकी पार्टी क्या कर रही है? विकास के ऊपर नरेंद्र मोदी की पार्टी से डिबेट नहीं कर रही, और असदुद्दीन ओवैसी जो सीए पे डिबेट कर रहे हैं, मीसा भारती राम मंदिर नहीं जाना चाहती, तेजस्वी यादव को मछली लहराने में ज्यादा फोकस है। ये क्या चल रहा है आपके अलायंस में?
एक तरफ नरेंद्र मोदी गेमर्स से बात कर रहे, फर्स्ट टाइम वोटर्स से बात कर रहे, अल्टरनेट विजन रख रहे, और आप लोग मछली के साथ में मटन के साथ में सीए के साथ में राम मंदिर नहीं जाना। क्या चल रहा है गणेंद्र जी? आपका कॉमन मैनिफेस्टो कहां है इंडिया अलायंस का? 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे देश के लोगों से करे थे, क्या वो डिलीवर कर पाए या नहीं कर पाए? कितने रोजगार दिए, कितनी बेरोजगारी कम करी, कितनी महंगाई कम करी, कितने महिलाओं पे अत्याचार कम हुए, कितनी इकोनॉमी ठीक करी, नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए। और ये प्रत्युष कर जैसे बदतमीज लोग आपने डिबेट में रखे, ऐसे बदतमीज लोगों को मत लाया करो। ये आदमी पागल है, ये आपके अंदर वक्त है, ये किसी को सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी वालों को दिक्कत है। जब सच बात करोगे, बीजेपी वालों के पेट में ऐसे दर्द होगा, ऐसे दर्द होगा।